गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गृह प्रबंध के विषय में पारिवारिक बजट टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। प्रत्येक परिवार अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उसे यह संतुष्टि तभी मिलती है जब वह अपनी आय को योजनाबद्ध ढंग से व्यय करता है। इसके लिए उसे पारिवारिक बजट बनाना पड़ता है। बजट का पूर्वानुमान जब नहीं होता तो आय का कुछ हिस्सा अनावश्यक मदों पर अधिक खर्च हो जाता है तथा आवश्यक कार्यों के लिए पैसे ही नहीं बचते। पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि जैसे कि 1 माह या 1 वर्ष में आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा रहता है। सरल शब्दों में बजट जो है वो आय और व्यय का एक संतुलन है, जिसमें से कुछ राशि भविष्य के लिए भी बचाकर रखी जाती है ताकि दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ आकस्मिक आवश्यकताओं, गंभीर बीमारियों, दुर्घटनाओं, उच्च शिक्षा, शादी, विवाह आदि अवसरों पर खर्च किया जा सके। बजट से क्या तात्पर्य है? बेवर ने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे अधिकतम सदस्यों के सुख एवं कल्याण में वृद्धि हो सके। क्रेग एवं रश के अनुसार बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का एक लेखा जोखा है। निकल एंड डॉर्सी बजट को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि इनकम मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएटिंग द यूज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। अर्थात धन की व्यवस्था से तात्पर्य विविध प्रकार की या सभी प्रकार की आय की योजना बनाना, आय को खर्च करने की योजना बनाना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। धन के व्यवस्थापन से तात्पर्य परिवार के सभी जनों को अधिकतम प्राप्त होने वाला संतोष है। इट्स पर्पस इज सिंपल टू गेट द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द रिसोर्सेज एट हैंड। जो भी साधन हमारे पास में हैं उन साधनों के उपयोग से परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम संतोष की प्राप्ति हो, यही धन व्यवस्था का उद्देश्य है। बजट का महत्व। पारिवारिक बजट का महत्व परिवार के लिए होता है, समाजशास्त्रियों के लिए है, अर्थशास्त्रियों के लिए है, राजनीतिज्ञों के लिए है, समाज सुधारकों के लिए है एवं शासन और सरकार के लिए। आइए हम बिंदुवार इन पर चर्चा करें। परिवार के लिए पारिवारिक बजट का क्या महत्व है? हमें पता है कि हमारी आय सीमित होती है और हमारी आवश्यकताएं असीमित। इस सीमित आय में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना परिवार का पहला उद्देश्य होता है। बजट बनाने से हमें कुल आय और कुल खर्च का पता चल जाता है, जिससे हम अनावश्यक खर्चों में कटौती करते हुए भविष्य के लिए बचत कर लेते हैं। बजट से परिवार अपनी आय का वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच सुचारू रूप से वितरण करना सीख जाता है। जैसे कि हमारी वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी भावी आवश्यकताएं क्या होगी। भावी आवश्यकताओं के लिए हमें कितना धन बचा कर रखना है, यह जो परिकल्पना है ये हमको बजट से ही पता चलती है। जिससे क्या होता है कि भविष्य के लिए परिवार एक निश्चित धनराशि बचाकर हर महीने जमा कर सकता है और इससे हमें बचत की आदत भी पड़ जाती है। पारिवारिक बजट से यह पता चल जाता है कि परिवार अपनी आय का कितना हिस्सा हानिकारक या विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय कर रहा है, जैसे कि शराब है, सिगरेट है, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन। बजट बनाने से वह इन हानिकारक वस्तुओं पर होने वाले व्यय को कंट्रोल कर लेता है और अपनी जो सुविधात्मक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में धन व्यय करता है। इससे परिवार का रहन सहन भी ऊंचा होता है। आवश्यकताओं की तीव्रताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक तीव्र आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की जाती है। जैसे कि भोजन हमारी तीव्र आवश्यकता है, उसके पश्चात वस्त्र हमारी तीव्र आवश्यकता है, तो बजट बनाने से हम अपनी अधिक तीव्र आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करते हैं। बजट बनाकर उसी के अनुरूप खर्च करने से व्यक्ति उन्हीं मदों पर खर्च करता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है।
बजट बनाने से आय वृद्धि में भी सहायता मिलती है। कैसे? जब हमें बजट बना लेते हैं और हमें ये पता चले कि हमारी आय तो कम है किंतु खर्चा ज़्यादा है, तब हम अतिरिक्त आय करके अपनी आय के स्रोत या अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बजट बनाते समय परिवार के सदस्यों को भी सम्मिलित करते हैं और ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को पारिवारिक आय, उनके स्रोत और पारिवारिक खर्चों के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है। जब परिवार की आय और खर्चों के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है तो वह अपनी आय, व्यय, लक्ष्य, बचत और सभी उत्तरदायित्वों का परिवार के सदस्यों को जानकारी मिल जाती है और पर्याप्त जानकारी होने से जो परिवार के सदस्य हैं वो अपनी मांगें खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं और जो पारिवारिक मतभेद हैं उनके डिमांड्स के बीच में वो कम हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यकताएं परिवर्तित होती जाती हैं। इतना ही नहीं, परिवार की जीवन चक्र की विविध अवस्थाओं में परिवार की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में नवीन समस्याओं से गुजरना पड़ता है और बजट बनाने में इन समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। कैसे? आप जानते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की शुरुआत एक पुरुष और महिला के विवाह से होती है। उसी समय उनका नया जॉब भी लगा होता है तो उनके पास पर्याप्त पैसा होता है और उस पैसे का आंशिक हिस्सा वे अपने आमोद प्रमोद और मनोरंजन में खर्च करते हैं। किंतु जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता है, परिवार में बच्चों का आगमन होता है, वैसे वैसे खर्च का एक हिस्सा जो है वो बच्चों के लालन पालन पर और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय होने लगता है तथा आमोद प्रमोद पर व्यय होने वाले खर्च में कमी हो जाती है। यह वह समय होता है जब परिवार की आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो कपल होता है वो अपने व्यावसायिक डेवलपमेंट में, व्यावसायिक विकास में भी चरम की तरफ बढ़ रहा होता है। किंतु वृद्धावस्था में, जिसको हम एम्प्टी नेस्ट भी कहते हैं, जब परिवार खाली हो जाता है यानी कि बच्चे बड़े होकर अपने अपने नए परिवार बसा लेते हैं, तब तक जो महिला और पुरुष जो कि परिवार की शुरुआत करने वाले थे उनका अपना करियर भी एंड की सीमा पर होता है, अंतिम चरणों में होता है। या तो वो रिटायर हो चुके होते हैं और उन्हें पेंशन मिल रही होती है, और अगर बिज़नेस होता है तो बिज़नेस उनके बच्चों के हाथों में चला जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में उनकी स्वयं की जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो थोड़ी निम्न हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा अब आमोद प्रमोद पे खर्च ना होकर, बच्चों के विकास पर खर्च ना होकर, उनके खुद की स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। इस प्रकार से जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में न केवल आय में परिवर्तन होता है बल्कि व्यय के साधनों में और व्यय की सीमा में भी परिवर्तन होता रहता है और बजट बनाने से हम इन समस्याओं से जूझ सकते हैं। समाजशास्त्रियों के लिए बजट का क्या महत्व है? समाजशास्त्री परिवार के स्वरूप और पारिवारिक व्यय के तुलनात्मक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिवार के विघटन के या टूटने में आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित होती है, किन किन मदों पर व्यय अनावश्यक किया जा रहा है, पारिवारिक विघटन अनावश्यक व्यय को रोकने हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लें कि किसी परिवार में पुरुष ही अर्निंग मेंबर है और ऐसे में अगर परिवार का विघटन हो जाए, क्या कारण हो सकता है? महिला को ऐसा लगे कि पुरुष की आय कम है या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जिनको पुरुष पूरा ना कर सके और डिस्प्यूट्स इतने बढ़ जाएं कि विघटन की स्थिति आ जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो दोनों महिला और पुरुष जो कि दोनों विघटित होने के बाद दो पृथक अलग अलग रूप से रहेंगे, उनकी आय के स्रोत और उनका बजट निश्चित रूप से प्रभावित होगा, वो उसकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे। तो समाजशास्त्रियों का यहाँ क्या रोल है? वो ये देखते हैं कि किस प्रकार से पारिवारिक विघटन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कैसे तो विघटन को रोका जाए और कैसे अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। अर्थशास्त्रियों के लिए, अर्थशास्त्री पारिवारिक बजट का अध्ययन करके परिवार की आर्थिक स्थिति, उनके रहन सहन का स्तर, बचत, ऋण आदि की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे देश की वर्तमान स्थिति का पता चलता है और ये जानकारी वो प्रशासन और सरकार को देते हैं, जिसकी हिसाब से प्रशासन और सरकार आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते हैं, कर का निर्धारण करते हैं, किस समुदाय विशेष को सब्सिडी देनी है, किस समुदाय विशेष से कर वसूलना है। ये सभी डिसीजंस
प्रशासन जो है वो अर्थशास्त्रियों की जानकारी के आधार पर ही करते हैं। समाज सुधारकों के लिए पारिवारिक बजट का अध्ययन करके समाज सुधारक इस बात का पता लगा लेते हैं कि जनता की रुचि एवं रुझान किन वस्तुओं के उपभोग पर अधिक है, वे किन चीज़ों पर अधिक धन खर्च करते हैं। यदि परिवार अनावश्यक एवं हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर अधिक व्यय करता है तो समाज सुधारक नीतियों और दशाओं को सुधारने का भरपूर प्रयास करते हैं तथा हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर यथासंभव रोक लगाने का भी प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि जो नशा है, चाहे वो शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा किसी का भी हो, वो न केवल परिवारों के लिए आय का एक बड़ा हिस्सा उस पर खर्च होता है नशे की चीज़ों पर, बल्कि वो नशा करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर और उनके पारिवारिक माहौल पर भी बुरा असर डालता है। तो समाज सुधारक क्या करते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और बेसहारा तथा भटके हुए लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र खोलते हैं। शासन एवं सरकार के लिए पारिवारिक बजट के विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन से शासन या सरकार को देश के विविध वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है, जिससे सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्धारण में एवं कर निर्धारण प्रणाली में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश की अधिकांश जनता श्रमिक या मजदूर वर्ग की है और उनकी आर्थिक दशा दयनीय है तो सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश करती है, ऐसी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाती है जिससे कि उनके स्किल्स डेवलप हों और वो अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें, उनकी आय बढ़ सके। विविध सेवाओं में सब्सिडी रहती है। आपको पता ही होगा कि गैस जो हमको कम दामों पे उपलब्ध होती है वो सरकार की सब्सिडी के कारण ही होती है, और गैस जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो कि सभी वर्गों के लिए ज़रूरी है। तो सरकार गैस में सब्सिडी प्रोवाइड करती है, रियायत देती है। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे मज़दूरों के लिए गृह निर्माण आदि, उनमें भी सरकार उन्हें कम कीमत पर प्लॉट उपलब्ध करवाना या जिससे उनकी आवासीय आवश्यकताएं पूरी हो सके, या रोजगार चलाने के लिए लोन उपलब्ध करवाना, ट्रेनिंग्स उपलब्ध करवाना आदि विविध प्रकार की सेवाओं का संचालन करती है। इससे जनता को लाभ होता है और उनकी इनकम में वृद्धि होती है। बजट के प्रकार। बजट को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला संतुलित बजट, दूसरा बचत का बजट और तीसरा घाटे का बजट। इसके अलावा पारिवारिक बजट पूर्ण या आंशिक बजट प्रकार के हो सकते हैं। वास्तविक बजट होता है, औसत बजट होता है, वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य बजट होता है और प्रमाणित या आदर्श बजट होता है। संतुलित बजट। इस प्रकार के बजट में जो अनुमानित आय होती है और जो प्रस्तावित आय होती है दोनों ही बराबर होते हैं, अर्थात इस प्रकार के बजट में न तो कोई बचत होती है और ना ही कोई घाटा होता है, जिसके कारण ऋण लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। आप समीकरण देख सकते हैं। संतुलित बजट इज इक्वल टू अनुमानित आय यानी कि पारिवारिक आय माइनस प्रस्तावित व्यय यानी कि पारिवारिक खर्च, और ये दोनों बराबर होने के कारण जो संतुलित बजट का बैलेंस है वो शून्य रहता है, ना तो बचत है और ना ही घाटा है। बचत का बजट। ऐसे बजट में प्रस्तावित व्यय अनुमानित आय से कम रहता है तथा उस निश्चित अवधि में बचत भी हो जाती है। यह बजट हमेशा लाभकारी होता है। इससे परिवार को सुरक्षा मिलती है और भविष्य के प्रति परिवार निश्चिंत भी हो जाता है। आप देखिए, इसी को मैंने समीकरण से लिखा है। बचत का बजट बराबर अनुमानित आय माइनस प्रस्तावित व्यय, यानी कि हमारी आय तो अधिक है और हमारे खर्चे कम हैं, जिसकी वजह से कुछ हिस्सा बच जाता है जिसको हम बचत के रूप में सुरक्षित कर लेते हैं या विनिमय कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तीसरा है घाटे का बजट। इस प्रकार के बजट में प्रस्तावित व्यय अनुमानित आय से अधिक होता है, यानी कि खर्च अधिक है और आय कम है। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवार को ऋण लेना पड़ता है या पहले से संचित कोष में से कुछ धन खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार का बजट परिवार के लिए हमेशा हानिकारक होता है। घाटे का बजट इज इक्वल टू प्रस्तावित व्यय माइनस अनुमानित आय। आय कम है, खर्च ज़्यादा है और अंततः परिवार को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसकी आपूर्ति के लिए उसको या तो पहले से सुरक्षित धन में से पैसा खर्च करना पड़ता है, अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करना पड़ता है या कहीं बाहर से ऋण या लोन लेना पड़ता है।
पूर्ण या आंशिक पूर्ण बजट। इस प्रकार के बजट में जब संपूर्ण आय और व्यय की योजना बनाई जाती है तब हम इसे पूर्ण बजट कहते हैं। और जब परिवार छोटे छोटे दैनिक व्यय के लिए योजना नहीं बनाते, जैसे कि फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, मोबाइल का रिचार्ज इत्यादि, बल्कि बड़े बड़े एवं प्रमुख मदों पर ही व्यय का योजना बनाते हैं, जैसे कि राशन पे कितना खर्च होगा, बिजली का बिल कितना आएगा और इत्यादि, तब उन्हें आंशिक बजट कहते हैं। यानी कि खर्च के कुछ हिस्सों का बजट बनाया जाता है जो मुख्य रूप से खर्च होते हैं, और खर्च के छोटे छोटे हिस्सों पर कोई बजट नहीं बनाया जाता, तब उसे आंशिक पूर्ण बजट कहते हैं। वास्तविक बजट किसी भी परिवार के लिए वास्तविक आय एवं व्यय के विवरण को ही हम वास्तविक बजट कहते हैं। इस प्रकार का बजट किसी भी दो परिवारों में समान नहीं होता, क्योंकि दो परिवारों की आय और व्यय कभी भी समान नहीं हो सकती। कभी कभी तो एक ही परिवार में समय और परिस्थितियों के अनुरूप भी भिन्नता आ जाती है और बजट में परिवर्तन होता है। आप जानते होंगे कि मार्च माह में जब बच्चों का एडमिशन का कार्य किया जाता है तो स्वतः ही बजट का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों की फीस, पुस्तकों का खर्चा और स्कूल बैग, यूनिफॉर्म आदि पर खर्च किया जाता है। वहीं दिवाली, होली आदि फेस्टिवल्स के समय बजट का एक बड़ा हिस्सा डेकोरेशन पर और रसोई के विशेष खर्चों पर खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार वास्तविक बजट जो होता है वो समय और परिस्थिति के अनुरूप भिन्न भिन्न हो जाता है। औसत बजट, जब बजट किसी एक वर्ग विशेष के लिए बनाया जाता है जिसमें परिवारों की औसत आय एवं व्यय को दर्शाया जाता है, तब उसे हम औसत बजट कहते हैं। इस प्रकार के बजट से इस वर्ग की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय की एक सामान्य प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य बजट, ऐसे बजट जिसमें किसी परिवार में एक निश्चित समय में क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के साथ साथ उनके मूल्य का विवरण रहता है, उसे हम वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य बजट कहते हैं। प्रमाणित या आदर्श बजट, यह बजट औसत परिवारों के लिए आदर्श खर्च की रूपरेखा बनाता है। इसमें से जो बजट अच्छे होते हैं उन्हें आदर्श मान लिया जाता है और इन्हीं के आधार पर आगामी बजट भी बनाए जाते हैं। ऐसा बजट बनाते समय गृहिणी पिछले 3-4 माह तक खर्च के आधार पर अनुमानित ढांचा तय करती है और आय के अंतर्गत, जो कि आय के अंतर्गत रहता है, मतलब कि खर्च का वो ढांचा जो कि आय के अनुरूप रहता हो, उसे हम प्रमाणित बजट कहते हैं। यदि व्यय अनुमानित आय से अधिक होता है तब वह अन्य अवयवों में कटौती करती है या आय के स्रोत को बढ़ाती है और इस प्रकार उसे संतुलित बजट का रूप दे देती है। मुझे आशा है कि आपको आज का विषय, जिसमें कि मैंने बजट की परिभाषा और बजट के प्रकार और बजट का महत्व बताया है, भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।